मौसम सबसे पहले मैं क्विक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जी जी थैंक यू सो जी मच। जी। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शुएब है। मैं जीपी ट्रेनी हूँ यूके में। काफ़ी अरसे से यहाँ पे एज ए डॉक्टर काम कर रहा हूँ। पहले ट्रस्ट ग्रेड था नॉन ट्रेनिंग पोस्ट पे, उसके बाद पिछले 2 साल से ट्रेनिंग पोस्ट ज्वाइन की है, जीपी ट्रेनिंग। इस सेशन का मकसद प्लैब एग्ज़ाम के बारे में जानना है, एक ओवरव्यू कि प्लैब एग्ज़ाम होता क्या है, आपके लिए है ये प्लैब एग्ज़ाम या नहीं है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर करना है किसी को तो उसके स्टेप्स क्या हैं, फिर इम्प्लीकेशंस क्या हैं, आगे जॉब की सिचुएशन क्या है। बहुत ही शॉर्ट सा होगा, वी वोंट गो इनटू डिटेल, बस मोटे मोटे स्टेप्स बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है मौज़म, जिसने अभी अभी प्लैब 2 एग्ज़ाम क्लियर किया। और ये पिछले दिनों मेरी बात हुई मौज़म से, और मुझे बड़ा इम्प्रेस किया इस लड़के ने, क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है और इसने अपनी जर्नी को, प्लैब की जर्नी को इस तरह से प्लान किया कि मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसको जॉब भी मिल जाएगी। अभी अभी आई थिंक कितने 10-15 दिन हुए हैं एग्जाम को क्लियर हुए। जी, रिजल्ट अभी एक हफ्ते 2 हफ्ते हो गए रिजल्ट दो को आए हफ्ते हुए। हुए हैं। जी। राइट। तो मौज़म आपको बताएंगे प्लैब के बारे में कि प्लैब के स्टेप्स क्या हैं, क्या सिचुएशन है, लोगों को कैसे स्लॉट्स मिल रही हैं, और फिर जॉब सिचुएशन वगैरह के बारे में एंड पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, उसमें हम फिर थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी मौज़म, ओवर टू यू। जी, तो मेरा नाम मोहम्मद मौज़म है और मैं अभी 2023 का ग्रेजुएट हूँ। और मैंने 2024 में अगस्त में मैंने अपनी हाउस ऑफ ख़त्म की। और उसके बाद फिर अभी जो है मेरा प्लाप टू रिसेंटली 9 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था, और 2 हफ्ते पहले मेरा रिजल्ट आया, और जीएमसी रजिस्ट्रेशन एक हफ्ते पहले मिली मुझे। ये था कि ये सबसे बड़ा सवाल हमेशा से ये था कि क्या आप लैब करना चाहिए या यूएसएमएलई करना चाहिए। जब आप अपने उसमें आपके एमबीबीएस के दौरान होते हैं तो ये हमेशा एक चीज पिंग करती है कि आपने क्या करना क्या है जिंदगी में, पाकिस्तान के अलावा और भी ऑप्शंस होने चाहिए जिंदगी में, तो क्या करना चाहिए। तो एक तो तरफ तो यूएसएमएलई था, यूएसएमएलई का इसलिए नहीं चूज किया मैंने, अपनी अपने बारे में बात करूं, क्योंकि एक तो उसकी फाइनेंस बहुत ज्यादा होती है, उसके आप कह लें कि पैसे काफी ज्यादा लगते हैं। दूसरा ये कि उसका प्रोसीजर, जो उसका जो मराहिल होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। और अगर आप जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं और आपने अपने हाउ अपने अपने गवर्नमेंट अपने जो एमबीबीएस आप कर रहे हैं उस दौरान आपने अपना स्टार्ट कर दिया है, फिर तो सही है। आपने अपना यूएसएमएलई स्टेप 1 दे दिया, स्टेप 2 दे दिया, तो आप जरा अपनी फास्ट पेस होते हैं, आप हाउस ऑफ के बाद आप जल्दी चीजें फर्दर कर सकते हैं। बट जैसे मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ, मुल्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज से। तो हमारे यहाँ वो थोड़ा सा आपके लिए स्कूल वाला सिस्टम था, निज़ाम था वहाँ पे। जरा ये आपके लिए अटेंडेंस वगैरह के इश्यूज वगैरह थे, तो वो मैं उस पर फोकस नहीं कर पाया। तो मेजर आप कह लें कि फाइनेंशियल जो आप कह लें ना कि एक वो चीज़ मेजर थी जिसकी वजह से मैं यूएसएमएलई शायद नहीं किया। और हमारे एक होता है ना क्लास ग्रुप आपका होता है, जो सपोर्ट होती है, जो आपको सपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द जर्नी, वो भी शायद इतनी ज़्यादा इंक्लाइन नहीं थे टुवर्ड्स यूएसएमएलई। तो मैंने प्लैब टू, मेरे और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम प्लैब करेंगे, कंसिडरिंग कि उस जमाने में एक हमारा कॉन्सेप्ट था कि जब प्लैब जैसी एज सून एज आप प्लैब टू करते हैं आपको फॉरेन जॉब इवेंचुअली मिल जाती है। इट्स इजियर टू पेनिट्रेट इनटू एनएचएस कंपेयर टू मैच मेकिंग वगैरह यूएसएमएलई वगैरह में जो होता है, ये वाला सिस्टम जो होता है। तो इसलिए फिर हमने प्लैब कर लिया, तो हमने फाइनल ईयर में थे। फाइनल ईयर में हमने कहा कि हम ओईटी देंगे सबसे पहले। तो जैसे ही हमारा फाइनल ईयर हुआ, खत्म हुआ, तो हमने ओईटी बुक करवाया था कि हाउस ड्रॉप और फाइनल ईयर के दरमियान का जो गैप था उसमें हमने ओईटी दे दिया था, मैंने और मेरे दोस्तों ने। तो सबसे पहला स्टेप होता है ओईटी प्लाब के लिए, जो आपको एलिजिबल करता है प्लाब 1 में बैठने के लिए। तो या तो आप ओईटी दे सकते हैं या तो आप दे सकते हैं आइल्स दे सकते हैं। तो ओईटी लोगों ने कहा कि ज़्यादा बेटर होता है, अगर आप मेडिकल फील्ड में ज़्यादा इजियर होता है, तो इसलिए हमने ओईटी दे लिया था। उसमें ये सीन होता है बेसिकली कि आपने बी लेना होता है तमाम, आप कह लें कि आपके स्टेप्स, जो उसके जो टेस्टिंग एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, और स्पीकिंग हो गया, मिनिमम बी ग्रेड आपको चाहिए होता है सब में। इसकी कॉस्ट के बारे में अगर आप देखें तो ओईटी थोड़ा सा महंगा होता है। वो ओईटी आप कह लें कि 1 लाख तक का होता है, कंपेयर टू आइल्स। आइल्स जो होता है वो 60-70 हज़ार में हो जाता है। और आइल्स में आपको उसमें बैंड्स होते हैं, मिनिमम आपको बैंड आई गेस 7.5 चाहिए होता है। तो खैर, हमने ओईटी क्लियर कर लिया प्लाप उसमें छुट्टियों के दौरान। उसके बाद हमने कहा कि हम प्लाप 1 की सीट बुक करवानी है।
प्लाबन की सीट बुक करवाना पाकिस्तान में, अगर आप करवाना चाहते हैं, तो वो एक थोड़ा सा एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो सीट जल्दी जल्दी फिलअप हो जाती है। तो आपको जो है इनिशियली आपको सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि जी हमने इस दौरानिए में हमने प्लाबन देंगे। तो वो कुछ होता है ना कि वो टाइम ड्यूरेशन में सीट्स खुलती हैं, तो हम पहले से हम बैठ गए थे और हमने वो सीट बुक करवाई। तो हमें 11 महीने बाद की सीट मिली टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर हाउस जॉब ना। तो मतलब अगर आपको पाकिस्तान में प्लाबन, आइडियली पाकिस्तान में दें ताकि पैसे आप बचाएं, जितने ज्यादा पैसे आप प्लाबन में बचाएं ओटीएम बताएं बेहतर है, ताकि आप पैसे बाद में प्लाब टू में इस्तेमाल हो सकें। आ, तो खैर फिर हमने प्लाबन जो है हमने बुक करवा लिया 11 महीने की बाद हमारी सीट मिल गई। तो हमने हाउस जॉब के दौरान थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहे। तो प्लाबन के बारे में ये है कि प्लाबन आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को चेक करता है। वो आपकी आपके लिए स्किल्स से ज़्यादा आपकी जो नॉलेज है आपकी क्लिनिकल साइड की, वो आपको जज करता है। ये कोई बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है मैं कहूँगा, कंपेयर टू एफसीपीएस वगैरह के काफ़ी कदर आसान पेपर है। और इसमें ये होता है कि आप कह लें कि डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, एक जनरलाइज आपका ओवरव्यू चेक करते हैं जो आपकी तमाम मेडिकल नॉलेज होती है। तो हमने प्लेबेबल एक सब्सक्रिप्शन होती है वो बाय की थी। काफ़ी लोगों ने कहा कि जी मेड रिविजन्स ले लीजिए या डिफरेंट चीज़ें ले लीजिए, बट हमने सिर्फ प्लेबेबल सब्सक्रिप्शन ही तैयार की। उसको बार बार हम पढ़ते रहे और करते रहे, उसके एमसीक्यू सॉल्व करते रह गए। तो ओवर टाइम हमारी तैयारी इतनी हो गई थी कि हम प्लान हमने पास कर लिया। बट आखिरी आप कह लें कि उसमें हमने 15 दिन 20 दिन की छुट्टी ली थी हमने हाउस जॉब के उसमें ना। खैर फिर हमने हाउस जॉब में ही प्लाब 1 क्लियर कर लिया था। उसके बाद फिर हमने प्लाब 2 के बारे में बात आई। प्लैब 2 जी, प्लैब 2 की अकेडमी के बारे में भी बात करते हैं। तो प्लैब 2 के लिए हमेशा जब जैसे ही हमने हाउस वर्क खत्म की, तो लोगों ने कहा कि जी बस अब तो प्लैब 2 दे दो, फौरन जाओ और प्लैब 2 दे दो भाई। तो मैं हमेशा ये लोगों को कहूंगा कि आप प्लैब 2 जो है हमेशा जो है आप जरा थोड़ा सा गैप रख के तैयारी करें प्लैब 2 के लिए। तकरीबन आपके पास 4 या 5 महीने होने चाहिए प्लैब 2 से पहले, ताकि आप उसमें प्लानिंग कर सकें। खाली तैयारी नहीं करनी है आपने प्लैब 2 में, आपने प्लान करना है कि जी मैंने क्लिनिकल अटैचमेंट कहाँ पे करनी है, ठीक है। मैंने एएलएस अगर करना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप यूके में आए, इतने कम्पिटिटिव माहौल है। तमाम इंडियंस और पाकिस्तानी और जो भी होते हैं उनके पास एएलएस होता है। और जब आप यूके में आ जाएंगे ना एक दफ़ा, तो फिर आपको एएलएस की सीट वगैरह नहीं मिलती। आपको ये पहले से आपको चीज़ें करवा के आनी। तो इन सब की प्लानिंग जो है आप पाकिस्तान में बैठ के करें। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि 4 से 5 महीने का गैप रखें। उसमें सारा जो फाइल का काम होता है, वीज़ा वगैरह, सॉरी जी सिर्फ ट्रैवेबल ओनली ही इनफ होती है, ट्रैवेबल की सब्सक्रिप्शन। अच्छा, खैर तो प्लैब 2 के बारे में, प्लैब 2 में फिर हमने तैयारी हमने उस हिसाब से कहा कि हम प्लान करते हैं कि हम जनवरी में देंगे। हमारी हाउस ऑफ खत्म हो गई थी जुलाई में। तो उसमें बहुत असल में प्लैब 2 का ये इशू है कि प्लैब 2 में हमारे पास कोई एक सेट आप कह लें कि वो नहीं है, अब सिलेबस नहीं है। जैसे प्लैब 1 में होता है कि जी हमारे पास सिलेबस मौजूद है, यूएसए मेली में हमारे पास सिलेबस मौजूद है और उसी में से चीज़ें आएंगी। प्लैब 2 का ये इशू आप कह लें कि है कि उसमें एक सेट क्राइटेरिया नहीं है, एक सेट सिलेबस नहीं है। एक ये आपकी आप कह लें कि क्लिनिकल ऑस्की एग्जाम है, आपकी आपकी कम्युनिकेशन को चेक करता है ये, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप कह लें कि ओवरवेलमिंग होता है कि आप जितना मर्जी पढ़ लें आपको समझ नहीं आती भाई कि मैं एट द एंड ऑफ द रिजल्ट मैं कैसे बोल पाऊंगा, क्या मैं कहूंगा और मैं कितने पानी में खड़ा हूँ। तो जब हमने प्लैब 2 की जब तैयारी शुरू की, तो हमने देखा कि जी बहुत सारी अकेडमीज हैं मोसोबो की। क्या मैं मुझे अकेडमी का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही डॉक्टर साहब। हाँ जी बिल्कुल, आप नाम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी जी। तो डिफरेंट एकेडमीज यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे मोसोबे एकेडमी मौजूद है, एस्पायर है, सीएस एकेडमी है, बहुत सारी एकेडमी मौजूद है। तो हमने तो अपने सीनियर की सदी हमने मोशोबे एकेडमी ज्वाइन कर ली, उसकी हमने सब्सक्रिप्शन ले ली। तो बट ये था कि हमारे कई सीनियर से कहा था कि भाई हमने मोशोबे की अकेडमी ले ज्वाइन कर ली, उसके सारा हमने सिलेबस फॉलो किया, बट हम फेल हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोवान करो, लोवान। तो बेसिकली चक्कर क्या है कि ये डिफरेंट जो अकेडमीज है ना, सॉरी थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं ये चीज़ के जो प्लैब 2 जो है, जैसे मैंने बताया कि उसमें
कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। तो जो सिलेबस है ना बेसिकली वो ये है कि जो पास्ट आपके सिनेरियोज या क्लिनिकल आपके जो गैदर हुए ना पास्ट पेपर से जमा हुए हैं, उससे उन्होंने टॉपिक्स कंपाइल कर लिए हैं। बेसिकली ये चीजें जीएमसी रिपीट करती हैं, ये सिनेरियोज जीएमसी लाती है। तो जीएमसी की तरफ से कोई एक ऑफिशियल आप कह लें कि वो नहीं है कि ये चीजें आएंगी। ये अब बस वो कहते हैं हम ये चीजें एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। बट ओवर अ टाइम फ्रॉम द पास्ट पेपर्स ये हमने एक्यूमुलेट कर लिया, ये आप कह लें कि सिलेबस एक्यूमुलेट कर लिया कि इसमें से चीजें आ सकती हैं। तो जो डिफरेंट एकेडमीज है ना हमारे पास जो यूके में मौजूद है, जिसमें मोसोबे हो गई, एस्पायर हो गई, और ये सीएस एकेडमी हो गई, पहले जमाने में स्वामी वगैरह भी थे। तो ये सारे क्या करते थे कि ये बेसिकली उसी जो आपके ने पास पेपर्स है ना उसकी उसके डिफरेंट अप्रोचेस को फॉलो करते हैं, डिफरेंट तरीके से उसी सिलेबस को टेक ओवर करते हैं। ठीक है। बट क्योंकि ये अपनी अकेडमीज यहाँ पे चलाते हैं, तो इनकी जो किताबें होती हैं, इनकी जो बुक्स होती हैं, वो बहुत डाइल्यूटेड होती हैं इन सेंस कि उसमें ओरिजिनल जीएमसी के टॉपिक्स या सिनेरियोज होते हैं, बट बीच बीच में वो बहुत सारी चीजें आप कह लें कि फेक किस्म की सिनेरियोज भी डाल देते हैं, ताकि जीएमसी के आंखों में ना आ जाए वो किताबें, उस उनका जो कोर्सेज वगैरह की ये लोग डायरेक्ट लीक करें चीजें जीएमसी की। क्योंकि ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं कि कुछ लोगों का जीएमसी लाइसेंस मनसूख हो गया, क्योंकि वो जीएमसी के ओरिजिनल आपके ने सिनेरियोज आप कह लें कि वो पढ़ा रहे थे या डिस्कस कर रहे थे, इसलिए। तो ये सारी जो अकेडमीज हैं, इनकी किताबें मौजूद हैं, नोट्स मौजूद हैं, और ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं टुवर्ड्स सेम आप कह लें कि जो आपके सिनेरियोज हैं। इनमें से सबसे बेहतर कौन सी है? इनमें से सबसे बेहतर मैं कहूंगा कि मोशोबे इस तरह से है कि वहां पे जब आप एकेडमी में बात आते हैं, खुद जाते हैं, तो उनका बड़ा एक प्रोएक्टिव किस्म की मेंटोर सिस्टम है जो आपको एग्जामिनेशन वगैरह इस तरह की चीजें करवाता है। और उनके जो आप कह लें कि जो मॉक्स होते हैं ना, जो आपके जो प्री मॉक्स होते हैं, वो काफी बेहतर होते हैं। वो आपको जीएमसी की सेटिंग की तरह से आपको वो तैयार करते हैं। अम, तो ये है सीन। जहां तक की बात आ जाए कि जी, कि जहाँ तक बात आ जाए कि लुवान बेसिकली एक मेंटोर है, वन ऑफ द मेंटोर्स हैं, जिनकी एक सेपरेट सेटअप है। वो ऑनलाइन टीच करते हैं, मास्टर क्लास खिलाती है लुवान की। वो जीएमसी के रियल सिनेरियोस बताते हैं। उनकी एक चीज़ है ब्लू नोट्स है, अगर आप उनकी वो ना भी लें तो ब्लू नोट्स उनके ऐसे ही मिल जाते हैं पाकिस्तान में, वो पढ़ लें। तो उसमें बेसिकली कंपाइलेशन है तमाम आप कह लें कि रियल ओरिजिनल जीएमसी सिनेरियोस की। तो मेरे और मेरे दोस्तों ने इनिशियली स्टार्ट तो मोशोबे से लिया, हमने मोशोबे की किताबें ली और उसको पढ़ना शुरू किया। बट मेरी ये एडवाइस होगी कि उसको कभी भी रट्टे घोल के ना पिए, क्योंकि वो चीज़ें आएंगी नहीं कभी कि वो वर्ड टू वर्ड वो चीज़ें आए। आपने बस एक ओवरऑल आपने आइडिया लेना है। जो भी आप एकेडमी की आप बुक्स लें कि उसमें चल क्या रहा है, सिस्टम क्या है, किस तरह से आपने बोलना है। और बेहतर ये होगा कि आपने हमेशा अपने दोस्तों के साथ बैठ के प्रैक्टिस करें और बोलें कि कैसे आपने उसको वर्बलाइज कैसे करना है उन चीज़ों को। इनिशियली तो हमने ऐसे ही किया, हमने मोशोबे की सारी जो किताबें थी उसको हमने पढ़ा। और हम एक किताब से हम बाजू को कंफ्यूज भी हो रहे थे, क्योंकि कई लोग कहते थे कि ये वाली एकेडमी की पढ़ लो, वो वाली एकेडमी की पढ़ लो। हम स्विच करते रहते थे, और उस कंफ्यूजन में हम आप कहने के बस ये था कि हम एक जनरलाइज व्यू ले रहे थे। फिर हम यूके आ गए। यूके आ गए तो फिर हमने सिर्फ लुवान की ही ब्लू नोट्स जो होते हैं उस तक स्टिक किया मैंने। उसके जो जीएमसी जो सिनेरियोज हैं वो हमने गो थ्रू किए बार बार। मेरे और मेरे दोस्त ने बैठ के बार बार हमने उसको पढ़ा। और साथ में जो जिस एकेडमी में भी जहाँ पे भी जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में वो मोशोबे की एकेडमी थी, तो उसमें बैठ के हमने जो उसकी 7 डे की क्लासेस होती हैं जिसमें टीचिंग और जो क्लिनिकल पार्ट होता है लैब टू सिनेरियोज का, उसकी प्रैक्टिस की। ये चीज़ है। तो बेसिकली सॉरी, प्लैब प्लैब का जो है ना, प्लैब टू का मैं एक जनरल ओवरव्यू दे दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं प्लैब टू के सिलेबस में ना, आप कह लें कि बेसिकली ये 18 स्टेशन होते हैं प्लैब टू में। उसमें से आप कह लें कि दो जो होते हैं रेस्ट स्टेशन होते हैं, बाकी 16 स्टेशन जो होते हैं और रीजनल आप कह लें जिसमें आपने बैठ के वर्बलाइज करना होता है, और ईच स्टेशन इज फॉर 8 मिनट्स। 8 मिनट के स्टेशन होते हैं। अब इसमें कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है कि जी इतने सिनेरियोज में मतलब इतने स्टेशंस में ये चीजें आएंगी, इतने स्टेशंस में ये चीजें आएंगी। बट एक जनरल आइडिया जो आप कह लें इतने अरसे में जो बना है वो ये है कि जो 5 स्टेशंस हैं
जो 4 5 जो स्टेशन हैं वो आएंगे क्लिनिकल साइट से। क्लिनिकल साइट्स में क्या चीज़ होती है, हमारे पास 5 चीज़ें हैं। उसमें आती है टीचिंग। उसमें टीचिंग में बेसिकली ये होता है कि आपको डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, और उसमें आपने एक अपने स्टूडेंट को आपने पढ़ाना है। अ, उसको पढ़ाना है आपने बेसिकली एज अ मेडिकल डॉक्टर के तौर पे। फिर एक होता है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग होता है, जिसमें आपको वो डिफरेंट आपको प्रिस्क्रिप्शंस लिखनी होती हैं सेट टाइम में। उसके बाद फिर होता है टीचिंग के बाद है हमारे पास एग्जामिनेशन होता है। और उसके बाद हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, और लास्टली हमारे पास साइमन सिमन्स होते हैं। तो ये आप कह लें कि 5 आपके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं प्लाट 2 के। इनके ये 4 या 5 स्टेशन फिक्स होते हैं आउट ऑफ 15 स्टेशन, आउट ऑफ द सॉरी आउट ऑफ कितने स्टेशन थे, 16 स्टेशन थे टोटल। उसमें से ये आपके 4 या 5 स्टेशन लाजमी आते ही आते हैं। उसके बाद जो 5 या 6 स्टेशन होते हैं वो आते हैं क्लिनिकल साइट से। सॉरी, हाँ जी, क्लिनिकल साइट से। क्लिनिकल साइट में ये होता है कि आपके टोटली आपकी हिस्ट्री लेते हो। आपने हिस्ट्री लेनी है, जैसे डायग्नोस करना है और मैनेजमेंट बतानी है। इस तरह के 4 या 5 स्टेशन आ जाएंगे। और बाकी मानना जो आपके लिए 3 से 4 स्टेशन होते हैं या 5 स्टेशन होते हैं, वो आते हैं काउंसलिंग सिनेरियोज में। काउंसलिंग सिनेरियोज में आते हैं जी हमारे पास, उसमें डिफरेंट इनके जो एथिकल पार्ट्स होते हैं, जिसमें LGBTQ आ गया, प्रॉब्लम कोलीग आ गया, और मेडिकल एरर्स आ गया, इन चीज़ों को कवर करता है। तो वो आपके लिए कि उसमें आपने ज़्यादातर बातचीत करनी है और कम्युनिकेशन करनी है। जी डॉक्टर शोएब, कोई और इसमें कोई चीज़ आप ये जनरल आप कहने क्या है थैंक यू इसमें। मौजम, आई थिंक आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ डेफिनेटली हम आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और आई थिंक ये बड़ी डाइवर्स किस्म के लोग हैं। सारे वो लोग नहीं हैं जो प्लैब कर रहे हैं या प्लैब 2 की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि प्लैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के क्वेश्चंस हम देखेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर देता हूँ। मौज़म जी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया प्लैब 1 के बारे में भी, कि प्लैब 1 सिर्फ प्लैबेबल करने से हो जाता है। और ये मैं भी गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, कि अगर आप प्लैबेबल अच्छे तरीके से आपने पढ़ा हो तो वो हो जाता है। इसके प्लैबेबल ही के MCQs को आप समझ ले, वन लाइनर में लिखा हुआ है उनके आंसर्स को प्लैब की नोट्स में। और प्लैब की नोट्स बेसिकली रिवीजन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों से आपको, मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट 80 to 85% क्वेश्चन उसी में से आते हैं, वही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। प्लैब 2 के लिए एकेडमी जो है ना, मैं ये सेशंस शुरू करने का मेन पर्पस यही था कि यूके में बदकिस्मती से जॉब्स बहुत सैचुरेट हो गई हैं। जॉब मार्केट जो है ना डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया जॉब लेना। तो ऐसे सिनारियों में जब आपको इतने पैसे लगाएं, इतनी मेहनत करें, साल 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं लोगों को प्लैब और रजिस्ट्रेशन लेने में, और फिर बाद में पता चले कि भाई जॉब्स तो है ही नहीं, तो फिर इतने पैसे लगाने का, इतना वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। तो इस सिलसिले में मैंने कोशिश ये मेरी है कि मैं एक ऐसी सीरीज़ चलाऊं जिससे एटलीस्ट आपको प्लैब 2 करने में हेल्प मिल जाए। प्लैब 2 आप कर सकें बगैर एकेडमी को अटेंड किए, या फिर एकेडमी के, देखें अब एकेडमी भी एक पूरी फुल एकेडमी है जिसमें फुल कोर्स आपने लेना है, वो एक्सपेंसिव होता है। अगर आप सिंपल मॉक्स वगैरह या कुछ छोटा मोटा कोई, जैसे वो लुवान की क्लास या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, मैं वैसे किसी को भी इंडोर्स नहीं करता कि ये एकेडमी अच्छी है ये बुरी है। मेरे नज़र में ऑलमोस्ट सारे ही एक जैसे हैं, और कुछ कदरे बेहतर होते हैं, लेकिन जब वो एक ही चीज़ को बार बार टीच कर रहे होते हैं तो वो बस उनका मेथड पुख्ता हो जाता है, और वो ऑलमोस्ट एक ही तरह का आपको बता रहे होते हैं। सारी एकेडमीज एक जैसी होती हैं, तो इसलिए ये इतना बड़ा इशू नहीं है। कोई भी एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोशिश हम करेंगे, अगर तो ये सीरीज़ मुकम्मल हो गई और हमने जो है ना वो छोटे छोटे सेशंस जो प्लैब 2 में स्पेशली आते हैं केसेस वगैरह, उनके बारे में अगर हमने कर लिए तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इस बारे में। अब एकेडमी का जैसे मौज़म ने बताया कि आप शोबे ज्वाइन कर लें या लोवान कर लें, वो क्योंकि मौज़म ने ज्वाइन की थी तो मौज़म पास भी हो गया अच्छे मार्क्स से। 13 स्टेशंस पास हुए माशाल्लाह। तो शायद इस वजह से भी एक थोड़ा सा वो होता है कि भाई मैंने इस एकेडमी से किया,
और मेरे तो बड़े अच्छे आ गए। तो हो सकता है कोई और हो जिसके जो पास ना हुआ हो मोशोबे से, तो वो उससे पूछेंगे, वो कहेगा नहीं भाई ये तो बिल्कुल भी अच्छी तैयारी नहीं करवाता। तो इसलिए ये एक रिलेटिव चीज़ है कि कौन सी एकेडमी करनी है कौन सी नहीं है। अपनी खुद रिसर्च करें और देखें कौन सी एकेडमी आपके लिए अच्छी होगी। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आपको बताया मौज़म ने वही होता है। आपने अपनी तैयारी करके जाना होता है, और 8 मिनट में आप कभी भी पेशेंट को वो जितना कुछ लिखा होता है ना, ये जो बुक्स वगैरह इन्होंने बनाई हुई हैं अकेडमीज वालों ने, उसमें जितनी हिस्ट्री लिखी होती है, जितने क्वेश्चंस लिखे होते हैं, वो कभी भी आप 8 मिनट में कर ही नहीं सकते किसी भी पेशेंट से। पॉसिबल नहीं है। हम मैं जीपी ट्रेनिंग के एग्जाम्स दे रहा हूँ, और हमें 12 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है, पेशेंट को यही एक ही प्रॉब्लम होती है, कोई एक, लाइक फॉर एग्जांपल कान में दर्द है या टांग में दर्द है या कोई भी एक चीज़, कोई एक ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसकी हिस्ट्री और उसकी मैनेजमेंट के लिए हमें 12 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, और आप जो है वो जूनियर डॉक्टर होके, मतलब अभी फाउंडेशन ईयर से ऊपर ही आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है वो इतनी ज़्यादा हिस्ट्री टेकिंग और मैनेजमेंट 8 मिनट में कंप्लीट करना इज़ टू डिफ़िकल्ट। तो वो सारे क्वेश्चंस करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। वो फिर आपने खुद प्रायोरिटाइज करना होता है क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। अच्छा, अब जो है वो क्वेश्चंस की बारी आती है। सबसे पहले जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि प्लैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले मौज़म की राय जानते हैं, क्योंकि मौज़म अभी फ्रेश ब्लड है। तो मौज़म से पूछते हैं कि मौज़म इस बारे में क्या कहता है। जी, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास फाइनेंसेस हैं और अगर आपके पास पाकिस्तान में जी स्टेबल जॉब है, तो मैं कहूँगा कि जी आप यूएसए में ही करें, ओवर टाइम करते रहें और इंशाल्लाह फिर आप परसू करें यूएसए में की जर्नी को। बट आपके पास फाइनेंसेस अगर थोड़े से कम है, तो फिर मैं कहता हूँ प्लाब कर लें आप, क्योंकि प्लाब का ये चक्कर है कि आपके पास जीएमसी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, वो कहीं जाएगी नहीं। हम्म। आप आगे अपनी फील्ड में पाकिस्तान में मेहनत करें, पाकिस्तान में जी आप करें, रेजिडेंसी कर लें, फिर वो चीज़ें एडअप होती जाएंगी आपके सीवी में, और फिर आप फिर ट्राई करते रहें, ओवर टाइम आपको वो चीज़ें, आपकी शायद आपको जॉब मिल जाए। बट ये बात सच है कि अब जॉब की सैचुरेशन बहुत हो गई है यूके में, और जब हमारा टाइम आया तो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, तो मुश्किल हो गई है चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा ना, कंपेयर टू पहले। पहले बहुत आसान था, अब मुश्किल है। तो ये हम्म। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप रियली चाहते हैं कि नहीं, हम्म। ये सिस्टम है। ऐसा ही है इसमें। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि आप खुद क्या चाहते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कहाँ जाके काम करना चाहते हैं। अगर आपके लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, जहाँ पे बहुत अच्छे पैसे हों, ट्रेनिंग भी अच्छी हो, पैसे भी अच्छे हों, तो यूएसएमएलई इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू। क्योंकि यूएसएमएलई में मेहनत ज़्यादा है, प्लैब से अभी भी, प्लैब से मेहनत भी ज़्यादा है, और वहाँ पे भी जाहिर है वहाँ पे मैच मिलना होता है, और वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। वहाँ पे भी लोग हम्म। 2 2 3 3 साल वेट करते रहते हैं, उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको इंतज़ार करते हुए। तो इसलिए आसान वहाँ पे भी नहीं है, मुश्किल यहाँ पे, क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं आज से 2 साल 3 साल पहले के हालात को, तो वो ज़्यादा अच्छे हालात थे वहाँ पे। आज से 5 साल पहले की मैं बात करूं, 5 इयर्स बैक, मेरे बड़े भाई ने प्लैब एग्ज़ाम दिया और रजिस्ट्रेशन हुई। तो हम घर बैठे हुए थे, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसे ही आफ्टरनून में कॉल आई, हम वैसे ही कैजुअल बैठे हुए थे, तो कॉल पे वो इंटरव्यू की कॉल थी, ऐसे फ़ोन कॉल आई, और वो उधर से ही आयु मोहम्मद जुहेब, और वहाँ से क्वेश्चन शुरू किए। 3 4 क्वेश्चंस पूछे, आधे क्वेश्चंस आए भाई को, आधे नहीं आए, और भाई ने कहा ये तो बस बकवास हुआ है इंटरव्यू। और कुछ ही टाइम में ईमेल आ गई कि आपको सेलेक्ट कर लिया हमने, आपकी जॉब हो गई। तो इतना आसान था जॉब लेना, और उसके अलावा भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो जॉब ऑफर्स हुई। और फिर आज से आई थिंक 4 साल पहले, जब मैंने 3 साल पहले मैंने जब अप्लाई किया, तो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट। कोविड के फ़ौरन बाद का टाइम था, बल्कि कोविड के दौरान ही ये टाइम था। तो उस टाइम काफ़ी मुश्किल था, जॉब्स जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गई थी। उसी टाइम से ही ये शुरू हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी यूएसएमएलई के मुकाबले में जॉब सैचुरेशन की अगर बात करें, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे भी वही हालात है, अब आपको मेहनत करना पड़ती है, एग्जाम्स क्लियर करना पड़ते हैं, अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग करना पड़ती है। वहाँ पे भी यही है, आपने ऑब्जर्वरशिप्स करनी है, एलओआर लेने हैं, वो सारी। और एग्ज़ाम्स जो यूएसएमएलई के हैं वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं प्लैब के एग्ज़ाम्स की निस्बत, और पैसा फिर और डेफिनेटली ज़्यादा दूस लगता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं,
पैसे की वजह से घबराना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसे नहीं है, आप डॉक्टर हैं, आप जॉब करें, साल एक अगर आपको एक्स्ट्रा भी लग जाता है पैसे जमा करने के लिए तो भी लगाएं, लेकिन अपने ड्रीम को परस्यू करें। सिर्फ इस वजह से कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आप अपने ड्रीम को छोड़ ना दें कि मैं यूएसएमएलई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत आप पछताएंगे जब आप थोड़ा सा आज से, फॉर एग्जांपल अभी आप नई नई हाउस जॉब आपने की है, आज से 4 साल 5 साल के बाद आप अपने आप को जब देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि पैसा इतनी ज़्यादा, इतना बड़ा इशू नहीं था जितना मैंने सोचा हुआ था और समझा हुआ था, और मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता, थोड़ा सा सब्र रख लेता तो मैं ये काम भी कर सकता था। तो एमएलई अगर आप करना चाहते हैं सिर्फ पैसे की वजह से उसको ना छोड़ें, बल्कि यहाँ पे भी प्लैब एग्ज़ाम भी इतना आसान नहीं रहा, ये भी फाइनेंशियली काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली जब आपको पता है कि प्लैब करने के बाद हो सकता है जॉब मिले, हो सकता है ना मिले। ज़्यादा चांसेस यही है कि इतनी आसानी से आपको मिलेगी नहीं, आपको हो सकता है आगे मज़ीद एग्ज़ाम्स करना पड़ जाए, एमआरसीपी करना पड़ जाए। तो इसलिए अपने दरवाजे खुले रखें, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी देखें। मिडल ईस्ट एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मिडल ईस्ट का प्रॉब्लम ये है ट्रेनिंग स्लॉट्स यूएई में बहुत कम है, और जो नॉन ट्रेनिंग पोस्ट्स हैं उनका कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अगर आपने पैसे शैसे इकट्ठे करने हैं तो ठीक है, पैसों के लिए आप जाएं वहाँ पे, पैसे इकट्ठे करें, फिर एग्ज़ाम्स वगैरह दें और ट्रेनिंग के लिए आप जाएं किसी और कंट्री में। ट्रेनिंग के बगैर अगर सिर्फ नॉन ट्रेनिंग पोस्ट करनी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब आपकी करियर प्रोग्रेशन नहीं हो रही, बस पैसे आपको थोड़े बहुत मिल रहे हैं, और फिर लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और फिर कुछ कर ही नहीं पाते। फिर 8-10 साल के बाद उनको याद आता है वो टाइम वेस्ट हो गया। और बहुत सारे लोग हैं, मतलब ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 साल 15-15 साल बाद यूएसए, सॉरी, यूएई से और सऊदी अरब वगैरह से यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग करने। तो इसलिए कोई भी ऑप्शन जो है वो आसान नहीं है और कोई भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आपका यूएसएमएलई करने का दिल करता है यूएसएमएलई करें, प्लैब का दिल करता है, मौज़म ने बड़ी अच्छी बात की कि प्लैब करें, उसके बाद अपने बाकी ऑप्शंस भी ओपन रखें। आप अपने जो अगर पाकिस्तान में ट्रेनिंग वगैरह है उसको ओपन रखें, ऐसा नहीं कि सारे दरवाजे बंद करके आप प्लैब के पीछे, अब वो चांस नहीं रहा कि आप सारे दरवाजे बंद करके आप कहें मैंने प्लैब करना है और फिर जॉब करनी है, वो डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जाएगा क्योंकि जॉब्स बहुत मुश्किल हो गई, और फिर यहाँ पे भी ट्रेनिंग के हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी अभी भी आई वुड से कि किसी हद तक बेहतर है, जैसे मौसम ने कहा कि आप प्लैब कर लें और फिर वेट करते रहें, आप अपनी सीवी में चीज़ें ऐड करते रहें। हो सकता है साल बाद 2 साल बाद आपकी जब सीवी स्ट्रांग हो जाएगी, पाकिस्तान में आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लिया, ट्रेनिंग वगैरह आपकी काफ़ी हो गई, तो उसके बाद आपको मिल जाएंगी, जॉब मिल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो आपकी हो जाएगी यहाँ पे। गुड, एनी क्वेश्चन? मौसम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, तो बस मैं यही कहूँगा कि हमेशा प्लानिंग के साथ आएं, और बेहतर ये होगा कि जितना जल्दी आप अगर बाहर जाने का सोचते हैं तो ये चीज़ें जितनी जल्दी आप अपने कैरियर में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर टू लेटर ऑन द लाइफ, क्योंकि जब आप शादी हो जाती है फिर चीज़ें हो जाती हैं, फिर मुश्किल हो जाती हैं मज़ीद चीज़ें। तो हम्म। बेहतर होता है कि अगर आप अपने दोस्तों को मिला के, जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिन लोगों के साथ आपने पहले चीज़ें की हुई हैं, उनको साथ आप उस जर्नी को परसू करें, चाहे वो आप यूएसएमएलई करें या प्लैब करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा प्लानिंग करें, पहले से कोशिश करें कि आपके क्लिनिकल अटैचमेंट्स और या जो आपके जो भी एएलएस वगैरह की बुकिंग वगैरह वो पहले से पाकिस्तान से करवा के जाएं, ताकि वहां पे जब आप मौजूद होंगे यूके में, आपको इतनी टेंशनें होंगी और किस्म की कि आप फिर फोकस नहीं कर पाते इन चीज़ों पर। हम्म। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले पाकिस्तान से ही करके जानी है, क्लिनिकल अटैचमेंट, एएलएस की बुकिंग्स वगैरह, ताकि आपको वहां पे दुश्वारी ना हो। और तीसरी बात मैं ये करूंगा कि प्लाब, क्योंकि अब इतना आप कह लें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो कोशिश करें कि ये पहली पहली अटेम्प्ट में ही पास करें। दूसरी तीसरी टर्म में इतने पैसे लगा के 30-40 लाख रुपए लगा के ये इतना वर्थ इट नहीं है कि आप इतने पैसे लगाएं। और जैसे आपने ये बात की कि एकेडमी के बगैर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये सारे ये ब्लू नोट्स वगैरह मैंने लुबान की मास्टर क्लास वगैरह नहीं ली थी। ब्लू नोट्स आप पाकिस्तान में ही मिल जाते हैं, उसको बस आपने पढ़ना ही है। मेजर ये चीज़ होती है कि आपकी ओरिएंटेशन अच्छी हो और आपका फ्लो नेचुरल हो। अब जैसे मैं बता रहा था कि मेरे काफ़ी सीनियर्स थे जिन्होंने मोसोबे ली थी बट वो फेल हो गए थे,
उसमें एक फैक्टर ये था कि उनकी कन्वर्सेशन स्टाइल नेचुरल नहीं थी। वो जब आप एक एकेडमी पे बाजू को बहुत ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, तो आप फॉलो करते हैं उसकी एक लफ्ज को, हर्फ को, तो हम्म। फिर आप वो बहुत स्क्रिप्टेड हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों का ये मसला मैंने ये देखा कि वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी थे, अरबी थे। तो पाकिस्तानियों की इंग्लिश वैसे अच्छी होती, बहुत बेहतर होती कंपेयर टू बाकियों के। बस मकसद ये होता है क्योंकि शायद हम लोग वो रट्टे लगाने की हमें आदत होती है, तो वो चीजें हम जो है ना, हम बड़ी ग्रिप होती है हमारी हर चीज पे। बट वो फिर भी बच्चे फेल हो जाते थे एग्जाम में, क्योंकि उनका स्टाइल नेचुरल नहीं होता था। वो हम्म। क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन वाला सिनेरियो नहीं होता था। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है। एमआरसीपी और प्लैब देखिए, एमआरसीपी एक बहुत अच्छा एग्जाम है, ठीक है, और प्लैब से सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता आपको। लेकिन अगर आपने एमआरसीपी किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन भी मिलेगी और साथ में आपके पास एक एक्स्ट्रा डिग्री होगी, मतलब आप आगे ट्रेनिंग के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, जॉब मिलने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन एमआरसीपी का इशू ये है कि उसे एमआरसीपी को पास करना ज़्यादा मुश्किल है। प्लैब जो है वो एक किस्म का डमी एग्जाम है डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स को ऑलरेडी वो सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन एमआरसीपी जो है वो एक एक्चुअल डॉक्टर्स वाला एग्जाम है। देखिए प्लैब का अगर आप उसको देखें तो उसका जो वो एब्रीविएशन बनता है उसमें लिंग्विस्टिक भी आता है, मतलब कि लैंग्वेज वाला एग्जाम, एक लैंग्वेज का एलिमेंट भी है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, आपकी लैंग्वेज कैसी है, इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है, ठीक है। लेकिन एमआरसीपी ऐसा नहीं है, एमआरसीपी इज प्योरली नॉलेज बेस्ड एग्जाम और क्लिनिकल स्किल्स बेस्ड एग्जाम है। तो एमआरसीपी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आपने 3-4 साल फॉर एग्जांपल या 2-3 साल काम किया हुआ है आपने, तो आई वुड से अगर आप एमआरसीपी करना चाहते हैं तो एमआरसीपी की तरफ तवज्जो दें और एमआरसीपी करके देखें। प्रॉब्लम एमआरसीपी में यही होती है कि जो उसका तीसरा पार्ट होता है, पेसिस जिसको कहते हैं, वो मुश्किल हो जाता है जब आपने ऐसी सेटिंग में काम ना किया हो, यूके या इस तरह के इन्वायरमेंट में। तो फिर आपके लिए पेशेंट को मैनेज करना, मैनेजमेंट प्लान बनाना, किस तरह से पेशेंट से बात करनी है, वो मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज आई वुड से अगर किसी ने ऐसे इन्वायरमेंट में भी, ऐसे हॉस्पिटल में भी काम किया हुआ है, तो फिर उनको कोई इशू नहीं है, वो एमआरसीपी डायरेक्टली कर सकते हैं। जॉब की लोकेशन, एनएचएस की एक दो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे हर तरह की जॉब्स वहाँ पे आती हैं। तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आप कर सकते हैं अप्लाई, अप्लाई कर दें। अगर एक्सेप्ट हो गए तो आप वहाँ पे जाके जॉब करेंगे, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जॉब्स मिलती नहीं है इतनी आसानी से, तो लोग हर जगह पे अप्लाई कर देते हैं, यूके में कहीं पे भी जॉब आए तो बस अप्लाई कर देते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के तौर पे प्लैब की तरफ तवज्जो देने की बजाय आप अपने अपनी बुक्स पे, अपने नॉलेज पे तवज्जो दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नॉलेज को बेहतर करो। प्लैब और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। जब आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तब आपको एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, यूएसएमएलई इज़ समथिंग दैट यू कैन कंसिडर, क्योंकि यूएसएमएलई में अच्छा खासा टाइम लगता है, स्पेशली जो उसका स्टेप 1 है वो बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, और बेसिक नॉलेज में आपको सही अंदर घुसना पड़ता है। एटलीस्ट आपको 9 महीने चाहिए होते हैं प्रॉपर तैयारी करने के यूएसएमएलई स्टेप 1 की। तो इसलिए अगर आप यूएसएमएलई करना चाहते हैं देन मेडिकल स्टूडेंट होते हुए आप ये कर लें तो बेहतर है। अदरवाइज प्लैब ऐसा एग्ज़ाम है जो आप हाउस जॉब में और उसके बाद आप कर सकते हैं। तो 4th ईयर में तो बिल्कुल भी आई आई वुडेंट एडवाइस कि आप प्लैब प्लैब की तैयारी करें। एकेडमिक रिकॉर्ड का कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, जॉब में किसी हद तक आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें देखी जाती हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। एक डॉक्टर हैं यहाँ पे, डॉक्टर राजा अदनान अहमद, उनका यूट्यूब चैनल है, वो ज़रूर देखें आप, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखें, आपको हेल्प मिलेगी। मेरे पास टाइम नहीं रहा, अनफॉर्चुनेटली आई नीड टू स्टॉप इट नाउ। लेकिन इंशाल्लाह हम इस पे मज़ीद जो है वो डिस्कशंस करेंगे, मज़ीद सेशंस रखेंगे। मौज़म जो है वो इंशाल्लाह हमारा फोकल पर्सन होगा, जो बाकी सेशंस भी करवाएगा और प्लैब के